हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन हुआ था, जिसमें पुर्तगाली थे, डच से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इन सारी कंपनियों में सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत आया था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले कौन कंपनी भारत आई थी? तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आएगी भी और सबसे बाद में जाएगी भी। सारी इससे पहले जो सारी कंपनियां हैं, डेनमार्क, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, यह सभी चले जाएंगे और सबसे लास्ट में जाएगी पुर्तगाली। सबसे पहले भी आएगी और सबसे बाद में भी जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पर आया, कौन पहला वायसराय बन के आया, कौन दूसरा वायसराय बना, और कैसे उन लोगों ने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना भारत में कर डाली। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पुर्तगाली। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन, डच, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पुर्तगाल, ये सभी समुद्री यात्रा पर काफी बल देते थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों भारत आ पाया? क्योंकि इन लोगों को भी तो जरूरत थी भारतीय गरम मसाले की, भारतीय जड़ी बूटी की, भारतीय रेशमी कपड़ों की। इन लोगों को भी जरूरत थी। किसी पुर्तगाल को जरूरत थी? नहीं, जरूरत सभी की थी। और इन लोगों को जो वस्तु मिलता था कुस्तुनिया के पतन के बाद, तो काफी महंगा मिलता था। इस पर भी अरब व्यापारी और वेनिस के, इटली के जो वेनिस है, वहां के व्यापारियों का एकाधिकार होता था, जिसके कारण काफी ऊंचे दामों पर यह वस्तुएं प्राप्त होती थी यूरोपियों को। तो इसलिए पुर्तगालियों ने भारत में जो इसका आगमन हुआ, तो इसका उद्देश्य जो था क्या करना? भारत के व्यापार पर अरबी एवं वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव को कम करना। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों आगे आ पाया, भारत सबसे पहले क्यों पहुंचा? तो पुर्तगाली का जो राजकुमार था, पुर्तगाल का जो राजकुमार था, हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है? हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, यह काफी समुद्रिक यात्राओं को प्रोत्साहन देता था। यही कारण है कि इतिहासकार इसका नाम ही रख दिया है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। और यह लोगों को समुद्री यात्राओं के लिए प्रोत्साहित करता था। और इस प्रोत्साहन के लिए भी उसने दिक्सूचक यंत्र यानी कि दिशा को दिखाने वाला यंत्र, क्योंकि अक्सर होते थे कि समुद्र में जाने के बाद दिशा के पता न चलने के कारण वह रास्ता भटक जाते थे। तो दिक्सूचक यंत्र जो था, यह समुद्री यात्रा के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ और नक्षत्र यंत्र की गणना करने में सहायक जैसी वस्तुओं का इन्होंने यानी कि हेनरी द नेविगेटर ने निर्माण करवाया। यानी कि हेनरी द नेविगेटर सिर्फ समुद्री यात्राओं को ही प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि उसको सुलभ करने के लिए, समुद्री यात्रा को आसान करने के लिए उसने जरूरी दिक सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र की गणना करने वाले मशीनों के भी खोज को प्रोत्साहित किया और बनवाया। हेनरी द नेविगेटर के प्रोत्साहन से ही प्रोत्साहित होकर 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, यह पुर्तगाल का था, बार्थोलोम्यू डियाज जो पुर्तगाल का था, उसने दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अंतिम बिंदु उत्तमासा अंतरीप की खोज कर डाली। उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने किया? जो 1488 ईस्वी में
बार्थोलोम्यू डियाज ने। और इसी को फॉलो करते हुए, इसी का अनुसरण करते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, नाम एक ही है, अब्दुल या अब्दुल मजीद, मजीद दोनों में होंगे। ये जो है यह अलग अलग बुक का है, ठीक है। अब्दुल भी कहीं लिखा है, कहीं अब्दुल भी लिखा है। तो अब्दुल मजीद की सहायता से यह 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह अध्ययन भी किया है कि वास्को डी गामा ने बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ते का अनुसरण करके उत्मासा अंतरीप तक पहुंच गया था। उसके बाद वो कुछ दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहा। उसी समय उसकी मुलाकात हो गई गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद से, जिसके जहाज के पीछे चल कर वह भारत पहुंचा। यानी कि अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा ने कोई भी नया खोज नहीं किया, क्योंकि उत्माता अंतरीप तक वह बार्थोलोम्यू डियाज के रास्ते का अनुसरण किया। और दूसरा, उसने अफ्रीका से भारत गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा। लेकिन जो कुछ भी हो, उसने भारत की सामुद्रिक खोज कर डाली। जिस समय वास्को डी गामा भारत पहुंचा कालीकट, तो वहां का शासक यानी कालीकट का शासक था हिंदू शासक जमोरिन। कौन था? हिंदू शासक जमोरिन। कहते हैं जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और भारत में यानी कि अपने क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिसका अरब के व्यापारियों ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अरब का व्यापारियों का एक अधिकार था, और ये जो यहाँ से मसाले जड़ी बूटी लेके जाते थे तो यूरोप के बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। ये भी हम लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा ऊंचा दाम पर ये लोग बेचा करते थे। तो अरब के व्यापारियों ने पुर्तगालियों का और वहां के हिंदू शासक जमोरिन के निर्णय का क्या किया? विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अरब के व्यापारी जो यहाँ से मसाले खरीद के लेके जाते थे तो यूरोप के बाजार में काफी महंगे दामों पर बेचा करते थे, जिससे इन लोगों को काफी फायदा होता था। अगर मान लीजिए पुर्तगाली यहाँ से जो माल खरीद के ले भी गए, उसके बाद अरब के व्यापारियों का जो महत्व था वह काफी कम गया, क्योंकि इतने महंगे दाम पर वस्तु लेगा कौन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति दे दिया। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च, बराबर सवाल आते हैं कि कौन सी वस्तु ले गया था, तो काली मिर्च, जड़ी बूटी ले गया। और जानते हैं जब वह वापस पुर्तगाल पहुंचा और वहां उन्होंने जब इस वस्तु को बेचा तो कुल लागत के बाद यात्रा खर्च, पूरे खर्च को मिलाने के बाद व्यापार लाभ 60 गुना हुआ। कितना हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। तो समझ लीजिए कि अरब व्यापारी ने क्यों विरोध किया था पुर्तगालियों का भारत में आगमन। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि 60 गुना लाभ हुआ था। कितना गुना? 60 गुना। तो 60 गुना लाभ काफी बहुत बड़ी लाभ की संख्या है। तो यूरोप के यानी कि पुर्तगाल के अधिकतर लोग अब भारत आने के लिए चल पड़ेंगे। पुर्तगाल के अधिकतर लोग अब भारत आने के लिए चल पड़ेंगे। क्यों? कि उनका एक ही उद्देश्य होगा कि भारत से वस्तु खरीद कर हम पुर्तगाल में बेचे, यूरोप के बाजार में बेचे। यही कारण है कि यूरोपीय व्यापार का अब केंद्र हो गया लिस्बन। लिस्बन क्या है? तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। क्या है? लिस्बन क्या है? तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, जिस समय पुर्तगाल
वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। उस समय वहाँ का राजा था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम पुर्तगाली शासक था, जिसने जब लिस्बन व्यापार का केंद्र हो गया, यूरोपीय व्यापार का केंद्र बिंदु हो गया, तो उसने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण कर ली। वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण कर ली, क्योंकि पूरे यूरोपीय व्यापार का केंद्र बिंदु हो गया पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, अब आते हैं जब पुर्तगाली यहां आया, यानी कि हमारे देश भारत आया, तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे। पुर्तगालियों के उद्देश्य, पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था अरबों एवं वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभुत्व समाप्त करना। हो भी गया, क्योंकि इसके बाद न अरब व्यापारी यहाँ टिक पाएंगे, न वेनिस व्यापारी टिक पाएंगे, तो प्रभुत्व समाप्त हो गया। और दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्यों? आखिर ये उद्देश्य क्यों लेके आया? जब भी व्यापार करने के उद्देश्य से आया, तो आखिर वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का उद्देश्य लेकर भारत में वो क्यों आया? क्योंकि वो मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन फिर भी उसने दूसरा उद्देश्य क्यों बना लिया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है? आखिर क्या कारण? तो यहां देखेंगे आप लोग, उस समय के पोप का मतलब समझ रहे हैं? पूरे ईसाई जगत का धर्म गुरु, पूरे ईसाई धर्म का धर्म गुरु पोप कहलाता है, जो कि वेटिकन सिटी यानी कि इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच वेटिकन सिटी स्टेट है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहां कोई भी पुरुष नहीं पाया जाता, कोई भी स्त्री नहीं पाई जाती है, रहती है। वहां सिर्फ पुरुष ही पाए जाते हैं, यानी कि वहां ईसाई धर्म के पोप, पादरी और उनसे जुड़े लोग ही वहां पे निवास करते हैं। पूरे ईसाई धर्म का धार्मिक गुरु भी कह सकते हैं पोप। तो उस समय के पोप अलेक्जेंडर छठा ने पुर्तगालियों को एक आज्ञा पत्र दिया था। क्या दिया था? आज्ञा पत्र, कि पूर्वी समुद्रों में पूर्वी देशों के साथ पुर्तगालियों को व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। अब देखेंगे, डच भी ईसाई देश है, पुर्तगाली भी, स्पेन भी, ब्रिटेन भी, डेनमार्क भी, फ्रांसीसी, जर्मनी, सभी क्या है? ईसाई देश है। उस समय तो और ईसाई देश था। तो जब ईसाई देश था, तो पोप ने किसको दिया सबसे पहले भारत में व्यापार करने की अनुमति? तो पुर्तगालियों को दिया। इसलिए पोप को खुश करने के लिए भी पुर्तगालियों ने यह काम किया। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि पुर्तगाली धीरे धीरे क्या करने लगा? व्यापार इंडिया से बढ़ाने लगा। पुर्तगाली अब समुद्र का एक तरह से बेताज बादशाह बन गया। इसलिए पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को यानी कि समुद्र के साम्राज्य को एक नाम दिया गया, एस्टादो द इंडिया। क्या नाम दिया गया? एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया। किसको? तो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को। अब आते हैं, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आप यहां देखेंगे कि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था, कुल 13 जहाजों का बेड़ा लेकर और उसका नायक बनकर। 13 जहाजों का नायक बनकर वो इंडिया आया था। क्यों? 13 जहाज में भारत की वस्तुओं को भर के ले जाएगा कहां? अपने देश। जब यह आ रहा था तो अरब व्यापारियों ने इसका रास्ता रोका। तो इसने क्या किया? अरब लोगों से जहाज को
छीन लिया, क्योंकि यह ताकतवर पड़ गया अरबों से। तो उसने उससे जहाज छीन कर जब ये इंडिया आया तो कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन को वो जहाज गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आएगा। 1502 ईस्वी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि काली मिर्च और मसालों का यूरोप में काफी मांग था। यह मांग क्यों था यह आपको पता है। यूरोप में ठंड के मौसम में जब पशुओं को मार दिया जाता था तो उसके मांस को सुरक्षित करने के लिए उसमें गरम मसाले का लेप लगा के उसको सुरक्षित किया जाता था कि ताकि इसको साल भर तक खाया जा सके। तो काली मिर्च मसालों के व्यापार पर एकाधिकार बनाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, कब 1503 ईस्वी में कोची में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। अपने पहले दुर्ग की स्थापना कहाँ की? तो कोची में। अब सवाल बनते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने पहले दुर्ग की या कोठी की स्थापना कहाँ की? तो कोची में, मलाबार तट, जो कि अभी केरल में है। कब किया? तो 1503 ईस्वी में किया। कब किया? 1503 ईस्वी में किया। और दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो 1505 ईस्वी में। कहां? कन्नूर में। यहां फैक्ट्री का मतलब समझ रहे हैं? यहां फैक्ट्री का मतलब समझ रहे हैं? यहां से वस्तुओं को खरीद कर इकट्ठा किया जाता था। उसको हम लोग कह सकते हैं गोदाम, वेयर हाउस, स्टॉक रूम। वहां से वह पुर्तगाल में निर्यात करता था। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यह थी, उसको हम लोग फैक्ट्री कहते हैं। अब आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यानी कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में वह भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर रहा। अल्मेडा का उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। अल्मेडा का उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। इस यही कारण है कि उसकी जो ये नीति थी शांतिपूर्ण व्यापार करने की, ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। क्या कहलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये सवाल बने भी हुए हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस वायसराय ने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर 1505 ईस्वी में आया था, जो 1509 ईस्वी तक रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यानी कि पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में, कब? 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की व महमूद बेगरा का नाम जानते हैं ना? यह गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था? गुजरात का। यह गुजरात का शासक था। तो गुजरात का यह शासक था, तो उसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात का शासक महमूद बेगरा ने एक संयुक्त तिकड़ी बना ली, यानी कि संयुक्त संगठन, संयुक्त सेना के साथ उसने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। तो अल्मेडा ने उसकी संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। दमन द्वीप, समझ रहे हैं ना? दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया। दमन द्वीप पर अधिकार करने के बाद जो हिंद महासागर था उस पर पुर्तगालियों का प्रभाव काफी बढ़ गया। पुर्तगाली काफी शक्तिशाली हो गए हिंद महासागर में। यही कारण है कि हिंद महासागर अब पुर्तगाली सागर बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा पुर्तगालियों का राज हो जाएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क
दूसरा वायसराय, दूसरा पुर्तगाली वायसराय, जिसका कार्यकाल होगा 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी, लगभग 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा वायसराय के रूप में। 1503 ईस्वी में यह भारत आया था, जो छोटे से जहाजी बेड़ों का नायक बन के आया था और भारत में ही रहने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पद को ऊपर उठाते हुए यह वायसराय के पद पर जा पहुंचा और यह भारत में पुर्तगालियों को इतना मजबूत कर दिया कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोची को अपना मुख्यालय बनाया, यानी कि राजधानी बनाया। कोची को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, अब आते हैं 1510 ईस्वी। 1510 ईस्वी में वायसराय अल्बुकर्क ने एक हिंदू 1510 ईस्वी में एक हिंदू था जिसका नाम था आपको तिमैया। क्या नाम था? तिमैया। तिमैया, तो क्या नाम था यहां पे, यहां लिख देते हैं मैं। तिमैया के सलाह पर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने तिमैया के सलाह पर बीजापुर के तत्कालीन शासक, कहां का? बीजापुर के तत्कालीन शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। यह सवाल बने हुए हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? तो 1510 ईस्वी में। किससे छीना गया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से। किससे? आदिल शाह यूसुफ से। जिस समय गोवा छीना गया उस समय पुर्तगालियों की राजधानी कहां था? तो कोची था। कहते हैं 1530 में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बना। कब बना? 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी बना। 1530 में। अधिकार में कब हुआ? 1510 में। राजधानी कब बना? 1530 में। इसके बाद अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का, 1515 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का वायसराय था। उसने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी, दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रमुख व्यापारिक मंडी मलक्का पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गया। किसके नेतृत्व में? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। यही नहीं, उसने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज पर भी अधिकार कर लिया 1515 ईस्वी में। इसके बाद धीरे धीरे करके दमनदीप, सालसेट, बसीन, मुंबई, हुगली आदि पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यही नहीं, पुर्तगालियों ने भारत में अपने साम्राज्य को अस्थायी करने के लिए पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को पुर्तगाली संस्कृति के बीच में आपस में अटैच करने के लिए अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखेंगे, पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, न कि पुर्तगाली औरतों को भारतीय पुरुषों के साथ। यहां पर आप लोग नोट करके रखेंगे, क्योंकि उसने यह सोचा कि अगर पुर्तगाली पुरुष यहां की स्त्रियों से विवाह कर लेंगे तो हम लोग गैर नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा विरोध नहीं होगा। हम लोग उसके संस्कृति में रस बस भी जाएंगे, हमारी संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उसने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, पुर्तगाली संख्या को बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की अनुमति दी या प्रोत्साहित किया। किसने? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे और दूसरे वायसराय थे। यही नहीं, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने तत्कालीन, इनका समय काल क्या है? 1509 से 1515। तो उस समय विजयनगर में एक महानतम शासक राज कर रहा होता है जिसका नाम था कृष्णदेव राय। 1502 से 1529 के आसपास कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक।
तो उस समय विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। तो अल्फांसो अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के साथ दोस्ताना संबंध रखा, और यही नहीं, उसने विजयनगर के दरबार में उस समय अपने फादर लुई को कृष्णदेव के पास भेजा ताकि कन्नूर और भटकल के बीच में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुछ जमीन हमें प्राप्त हो जाए। किसको भेजा था? फादर लुई को। कहते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया, और यही नहीं, उसने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। कहते हैं 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे इसके द्वारा काम आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका जो सोच था एक तरह से काफी हद तक सही भी था, और गोवा में इसे दफना दिया गया। कहाँ दफना दिया गया? गोवा में दफना दिया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर होंगे नीनो डी कुन्हा, और बाकी का अध्ययन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।